ओके तो जो हमारा चैप्टर है, जो आज इसका रिवीजन ले रहे हैं, वो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, ठीक है ना। फास्ट ट्रैक में रिवीजन हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे आज। कैसा है, सॉलिड्स बेसिकली होते क्या है, हमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़नी है। तो हम अगर बात करें मैटर की, तो हम कह सकते हैं कि मैटर हमारा तीन तरह का होता है। सॉलिड्स हो गया, लिक्विड्स हो गए और गैसेस हो गए। अंतर क्या है भाई, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा दूर होते हैं, गैसेस में तो बहुत ही दूर होते हैं। डिफरेंस है। तो है एक ही चीज़, मॉलिक्यूल जैसा इसमें होगा वैसे ही उसमें, वैसे ही उसमें। एक से एक सब्सटेंस की बात अगर हम करें, ठीक है, कोई भी एक आप सब्सटेंस ले लीजिए, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास होंगे, लिक्विड फॉर्म में तो थोड़ा दूर होंगे, गैस फॉर्म में तो बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है ना। ये बात हो गई। तो अगर इसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, हाँ, उनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा, है ना। इसका क्या बेनिफिट होगा, उनकी हाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनकी शेप क्या होगी, डेफिनेट होगी, डेफिनेट शेप कॉमा वॉल्यूम। ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में आपको मालूम है, लिक्विड्स में उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट रहती है। गैसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, ना उनकी डेफिनेट शेप है ना उनकी डेफिनेट वॉल्यूम। तो हमारा इस चैप्टर में जो बेसिकली है वो सॉलिड्स पे हम फोकस कर रहे हैं कि सॉलिड्स के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस कम है इसके कारण बहुत ज़्यादा होता है ना। अब इसी कम इनके डिस्टेंस के कारण और हाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण जो जो प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, वो हमको यहाँ डिस्कस करनी है। ये हमारे इस चैप्टर का बेसिक थीम है, समझ रहे हैं ना। हमने पहले पढ़ाया तो आप लोगों को मालूम होगा कि इस चैप्टर का थीम क्या है, इलास्टिसिटी है। मालूम है इलास्टिसिटी क्या होती है। चलिए इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इलास्टिसिटी को। तो है क्या, बात ये है, एक सॉलिड है, ये हमने एक वायर लिया, वायर के मॉलिक्यूल्स ये बहुत छोटे छोटे, इसके अंदर सैकड़ों मॉलिक्यूल्स के अंदर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, नीचे से अगर हमने एक लोड mg लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, हालांकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो होगा क्या, ये खींचना नहीं चाहिए क्योंकि इसकी तो डेफिनेट शेप है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप नीचे से लोड लगाते हैं तो क्या होता है, इसकी लेंथ में थोड़ा सा एक्सटेंशन आ जाता है, ठीक है। तो बाहर से जो हम फोर्स लगाते हैं जिससे इसकी लेंथ में क्या आ रहा है, एक्सटेंशन आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ये तो आप लोगों को मालूम है, ठीक है। अब डिफॉर्मिंग फोर्स जब हट जाएगा तो क्या होगा, वापस अपनी जगह आने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा, नहीं, कॉन्सिक्वेंस में बताओ, डिफॉर्मिंग फोर्स हमने लगाया तो वो खिंच गया, हल्का सा खिंच गया, हाँ भाई। जब उसके हमने स्टार्टिंग में सॉलिड्स को कैसे डिफाइन किया कि उसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, मॉलिक्यूल्स पास होंगे तो क्या होगा, उनके बीच में हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो जब हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा, वो उनके अंदर टेंडेंसी है वापस आने की, क्योंकि वो तो अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटेगा, उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपना काम करना स्टार्ट हो जाएंगे और वो क्या होगा, वापस आना स्टार्ट हो जाएंगे। उस फोर्स को क्या कहते हैं, उस फोर्स को कहते हैं क्या, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स
हमारा डेवलप होता है, जिसके कारण जो वायर है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। नहीं बात दिमाग में? डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण क्या होता है, वो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, अपनी उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और रीस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या होता है, वो अपनी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करता है। हमेशा करता है, ऐसा नहीं है, कभी नहीं भी करेगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स कौन लगा रहा है? डिफॉर्मिंग फोर्स ये एक्सटर्नल होता है। क्या होता है? ये एक्सटर्नल होता है। और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? ये इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब कि ये मॉलिक्यूल्स के कारण लगता है, मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण लगता है। और डिफॉर्मिंग फोर्स ये हम लोग बाहर से लगाते हैं। बस समझ गए ना? अच्छा, इसके बाद क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स उसको अपनी जगह वापस तो लेके आता है, ये अपने को मालूम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वो दोनों हमेशा बराबर होंगे? इसी प्रॉपर्टी को हमेशा हाँ ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। समझे? हो सकता है कोई ऐसा मटेरियल है कि आपने बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं तो अपने को रीगेन नहीं करे। समझे? तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्लास्टिक बोलेंगे। तो यहां पर दो चीजें हो गई, एक है इलास्टिक, एक है प्लास्टिक। जैसे आटा मलते हैं, जो गुंज जाता है आटा, उसको अगर आप खींचो तो क्या डिफॉर्म हो गया? तो क्या वो वापस आता है? नहीं आता। तो क्या है ये आ जाता है क्या? मैदा भी आ जाती है? कितनी सिकुड़ जाती है हमें तो नहीं पता है, थोड़ी बहुत तो सिकुड़ती है, हो सकता है सिकुड़ती हो। आज एक काम करना, हाँ वो कहना चलो थोड़ी बहुत वापस आ जाती है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन क्या वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो क्या है, वो प्लास्टिक हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा था प्लास्टिक बिहेवियर, है ना। उसको प्लास्टिक इसलिए नहीं कहते कि वो, है ना, वैसे तो पॉलीमर है, वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। तो वो उसका बिहेवियर है, इलास्टिक और प्लास्टिक नेचर के कारण उस मटेरियल को जो आप यूज करते हो उसे प्लास्टिक कहते हैं। जैसे आप लोग, आप इतना कह ही रहे हो तो हम कहते हैं पॉलीथीन यूज करते हो। पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या होता है? इथीन एक कंपाउंड है, इथीन होता है। इथीन का जो पॉलीमर होता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीइथीन होता है असल में वो, तो उसे हम पॉलीथीन पॉलीथीन कहते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वहाँ इतना आगे मत आओ, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली डिस्कस क्या कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने ये मालूम चल गया कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे तो क्या होगा, वो वापस अपनी जगह रीगेन कर लेगा। अब ये तो मैंने आपको इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस दे दिया। क्या दिया मैंने इसका? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि हमने कुछ बताया कि ऐसा होता है। अब एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या हो गया, उसका फॉर्मुलेशन, कोई फॉर्मूला है या नहीं है, कैसे हो रहा है, हम कैसे उसको जस्टिफाई करें, कितना आ रहा है, कैसे हम उसको बताएं। तो इसके लिए एक लॉ है, उसे कहते हैं हुक्स लॉ। हम इसको बहुत आगे डिस्कस कर चुके हैं, है ना, लेकिन आपके लिए हम इसको दोबारा एक बार कर रहे हैं, और बहुत लिमिटेड डिस्कस कर रहे हैं, आगे काफी आ चुके हैं। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ ये कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है, जिन लोगों को मालूम है उनको वो बताएंगे क्या होता है स्ट्रेस। देखो होता क्या है, स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, जब आप बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, ठीक है, बाहर से जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो खिंच जाता है। जब उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हो तो क्या होता है, वो वापस आने की टेंडेंसी रखता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। गलत। बॉडी फिर गलत। बॉडी के अंदर थोड़ी कुछ होता है, बॉडी के अंदर ऐसा कुछ छोड़ना है। आप पहले तो दो चीजें आपस में गलती करते हैं, समझ सही रहे हैं लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में भी तो सही बताना है। आपका सोचना सही है, गुड मॉर्निंग, लेकिन जो है उसको इंटरप्रिटेशन उसकी गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? जैसे जब हम बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो खींचेगा, उसके बाद फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के बाद क्या होगा, वो वापस आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और वापस क्यों आ रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। और उस फोर्स को क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। वही क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया। ये गलत हो गया। आप कहो ऐसा कैसे कह रहे हैं,
पहले तो आपने यही बताया था, जब मैंने आपको पहले बताया था तो मैंने यही कहा था जो इंटरनल जो उसके अंदर सेटअप होता है उसे स्ट्रेस कहते हैं, है ना। लेकिन ये गलत है, मतलब वैसे सही है, लेकिन अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू जाएं तो ये चीज गलत है। क्यों? स्ट्रेस असल में क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है भैया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। समझे क्या कहना चाहता हूं? कहने का मतलब है ये किसके डायमेंशन हो गई? प्रेशर का डायमेंशन हो गया है। और रीस्टोरिंग फोर्स तो फोर्स है ना, फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई? वो फोर्स मतलब ml t-2, वो ml -1 t-2। यू कहें फोर्स क्या होता है? फोर्स तो न्यूटन में नापते हैं और स्ट्रेस किस में नापा जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। आपका सोचना सही है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं। ये सही है कि जो स्ट्रेस है वो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स को आप स्ट्रेस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? है वही चीज, लेकिन वो पर यूनिट एरिया को जब नाप मेजर करते हैं उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। नहीं बात दिमाग में? तो वो डायमेंशन में क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बात करेंगे। हालांकि चीजें केमिस्ट्री में कही जाती हैं, फिर भी स्ट्रेस जो है हैज ऐसा यूनिट इक्विवेलेंट टू प्रेशर। तो प्रेशर और फोर्स क्या है? दीज आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हालांकि प्रेशर का वो कॉन्सेप्ट जो है फोर्स से निकल के आएगा, लेकिन बताते वक्त ध्यान रखिए रीस्टोरिंग फोर्स को स्ट्रेस धोखे से मत कह देना, समझे? वरना फिर आप फोर्स को वहां वैल्यू पुट करेंगे तो गलत है। वो पर यूनिट एरिया जो डेवलप हो रहा है अंदर आने के लिए। नहीं है दिमाग में? निकल गया। अच्छा, ये स्ट्रेस हो गया। अब स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। नए हैं तो दोबारा, अच्छा दोबारा देख लो एक बार स्ट्रेस को। लग रहा है कुछ लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम आ रही है। देखो अच्छा एक बात बताइए, आपने स्प्रिंग देखा है, चलो स्प्रिंग की बात नहीं करना चाह रहा, ये देखो ये है, ठीक है, ये हमने मॉलिक्यूल्स को लगा दिए, नीचे हमने क्या करा? एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है। ये क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? कैपिटल ए है, टिप एरिया ये है, ठीक है। हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो क्या हो गया? ये खिंच गया। जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? इसको वापस अपनी जगह लाने की कोशिश करेगा। तो वो जो अंदर लाने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, उस पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहते हैं। नहीं बात दिमाग में? फोर्स को स्ट्रेस नहीं कहते हैं। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो इसमें पर यूनिट एरिया का काम बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना? नहीं बात दिमाग में? ये तो हमारा स्ट्रेस हो गया। अच्छा, इसकी इनिशियल लेंथ क्या थी? एल थी। हमने फोर्स लगाया तो क्या हो गया? डेल्टा एल, इसके अंदर इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, या यू कहेंगे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसी का रेशियो क्या होता है? स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे मैंने उस दिन भी आपको डिस्कस किया था, स्ट्रेस का हमारा ये अगर फॉर्मूला बन के आ रहा है तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसका डायमेंशन क्या निकल के आएगा? एम एल -1 t-2। ये तो आएगा निकल के, बताया था ये आपको? आता है कि नहीं आता ये? चलो छोड़ो, बाद में कभी डिस्कस करना, अगर डायमेंशन नहीं आती तो इतना ध्यान रखो। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी। इट हैज नो ऐसा यूनिट बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, सो इट डज नॉट हैव एनी ऐसा यूनिट और डायमेंशन, ठीक है। ये यूनिटलेस है और ये डायमेंशन है। स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये चीजें दिमाग में आई कि नहीं आई? ठीक है, हल्का हल्का आ गया। अब देखो अब आप ये कहो कि आप सॉलिड की बात तो कर रहे हो। अगर आप सॉलिड की बात करो तो बार बार क्या कहते हैं, वायर ही क्यों बना रहे हो? हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट भी तो ले सकते हैं। तो उस केस में हुक्स लॉ वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस केस में स्ट्रेस का नेचर चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर जो था उसकी लेंथ को चेंज कर रहा था। हमारे पास क्या था? एक वायर था ना वायर। हम वायर पे क्या लगा रहे थे? लोड लगा रहे थे। जब हम वायर पे लोड लगाते हैं, वायर क्या होती है? उसमें लेंथ होती है। तो जब हम वायर पे लोड लगाते हैं तो जो स्ट्रेस अंदर डेवलप होती है उसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। आप देखो ध्यान से, जो नए हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी। मैंने क्यों कहा अंदर डेवलप हो रही होगी? जो हम बाहर से फोर्स लगाते हैं वो क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स, जो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन है, क्या है ये अंदर की बात हो रही है, मतलब उसके, अच्छा अभी डिस्कस करते हैं उनको। तो स्ट्रेस क्या है? बेसिकली अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है हुक्स लॉ,
यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल के लिए इसको बात करी हम लोगों ने, यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंग बात करी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे। अगर हम किसी वॉल्यूम में चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। उस केस में स्ट्रेन भी चेंज हो जाएगा, उसमें चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा। नहीं बात दिमाग में? तो सारा कुछ मतलब टॉपिक वही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंथ की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, उस पर चीजें रहती हैं। इतना दिमाग में है? चलिए छोड़िए, अब हम इसके बाद बात करते हैं जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्यों लगा रखा है बताइए? हम सीधे ये भी तो लगा सकते थे, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन है, कुछ और करते। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ये तो आपको मालूम है। क्यों आता है? क्यों आता है? नहीं पता। ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रेन। अच्छा एक बात बताओ, जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उसकी उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी, हाँ है ना? अगर मैं किसी बॉल पे, मैं आपको डिस्कस करता हूं, हमने एक बॉल लिया, बॉल पे खूब जोर से फोर्स लगाया, तो क्या होगा, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना? तो अगर मुझे फोर्स की वैल्यू मालूम है तो एनर्जी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। भाई फोर्स बराबर एनर्जी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, नहीं है मतलब, यही तो गलती करते हैं आप लोग। जब आप डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका एक टॉपिक आता है, स्टार्टिंग में मिलेगा, क्या मिलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। याद है? सर वो एक तरीके से हमें उसका इनटू टाइम्स निकालना है। रसगुल्ले में दाल मिला के खाते हो या नहीं? नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? अरे दो अलग अलग नेचर है यार, है ना? ये हो सकता है कि रसगुल्ले में हम आइसक्रीम मिला के खा सकते हैं, दोनों मीठे हैं एक बार को, ये तो एक बार का पॉसिबिलिटी है। एक एग्जांपल के लिए, करने को तो खाने को कुछ भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है ना? कर सकते हो, सब गलत नहीं है। तो अब है क्या, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि असल में जो फोर्स है वो क्या है? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mL/t-2। और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? अब कौन सी एनर्जी की डायमेंशन कहूं? काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? mL/t-2। अच्छा, तो अच्छा पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? अच्छा, साउंड एनर्जी की क्या होगी? सारी एनर्जी की डायमेंशन यही होंगी। तभी तो कहते हैं एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, क्यों? सबकी डायमेंशन तो मतलब वो तो होती है, इसलिए डायमेंशन भी उनकी क्या है? सेम है। नहीं बात दिमाग में? तो सेम डायमेंशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। स्ट्रेस की तो डायमेंशन अलग है और स्ट्रेन की डायमेंशन अलग है, तो आप दोनों को इक्वेट कैसे कर देंगे? तो जो हमारा पर्पस होता है कांस्टेंट को इंसर्ट करने का, वो ये होता है कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशंस को क्या कर दें? वो बराबर कर दें, ठीक है? तो यहां पर अगर हम लॉन्ग, तो होता क्या है, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, ये आ गया। नहीं है दिमाग में? अब होता क्या है, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, क्या है ये स्ट्रेस? क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है? लेंथ को चेंज करने वाला। तो स्ट्रेन भी वैसे ही होगा, लेंथ का रेशियो होगा। तो उस केस में जो कांस्टेंट है उसे क्या बोलते हैं मालूम है किसी को? यंग्स मॉडुलस। तो कल ये डिस्कस किया था कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है? अगर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? y। इस कांस्टेंट को y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये यंग्स मॉडुलस है क्या? क्या कांस्टेंट है ये क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? किसका है ये? वो सही है, लेकिन ये y किसका है? क्या मतलब? ये y किस चीज पर डिपेंड करता है? ये हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या इसकी एक फिक्स वैल्यू है कि यही होगी हमेशा? इसको कभी भी न्यूमेरिकल नहीं। तो क्या है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, समझे? अगर आपको किसी मटेरियल को, अगर आपके पास फिक्स वैल्यूज हैं और आपको कहा जाए कि कोई मटेरियल है हमारे पास, उसका यंग्स मॉडुलस की वैल्यू इतनी है, तो आप चेक करके बता सकते हैं वो मटेरियल कौन सा है।
नहीं, ये कांस्टेंट है बट इट वेरी अकॉर्डिंग एज मटेरियल चेंजेस। क्यों भाई, एक बात बताओ, स्ट्रेन तो आप लोग फिक्स कर सकते हो, चेंज को अपने फिक्स कर सकते हो कि हमें लेट करो 0.002 सेंटीमीटर जो है लेंथ को चेंज करना है, तो स्ट्रेन तो हमारी फिक्स हो गई। लेकिन स्ट्रेस कैसे डेवलप होती है, वो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। तो हर मटेरियल के क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होते हैं? आयरन का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, स्टील का अलग हो सकता है, सबका अलग होगा कि नहीं होगा? जब सबके मटेरियल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए स्ट्रेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वाई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नहीं बात दिमाग में? तो हर मटेरियल के लिए अलग होता है ये, लेकिन एक मटेरियल के लिए सेम रहता है। नहीं बात दिमाग में? आयरन का या स्टील का अगर आपको याद है तो जहां भी आप आयरन और स्टील के लिए वाई की वैल्यू यूज करेंगे तो वो फिक्स रहेगी, लेकिन मटेरियल चेंज होने पे पूरा हर एक के लिए चेंज हो जाएगा। समझे इस बात को? तो इसलिए कांस्टेंट है, तो आप कितना ही स्ट्रेस लगा दो स्ट्रेन उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होगी अगर आपके पास एक फिक्स मटेरियल है। नहीं बात दिमाग में? अगर y की वैल्यू आपके पास फिक्स है और आप है ना स्ट्रेस जितना लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेन डेवलप होगी उस मटेरियल के अंदर। तो किसी एक मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। यहां हम उसको यंग्स मॉडुलस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं यंग्स मॉडुलस? क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल है। अगर ये क्या हम वॉल्यूम में चेंज करते, यानी कि हम एक ब्लॉक ले लेते या कुछ भी ले लेते, सॉलिड होता, उसमें वो वायर नहीं लेते, क्या लेते? ब्लॉक लेते, हम उसको कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है? या हाँ, वॉल्यूमेट्रिक अगर हम स्ट्रेस की बात करें उस केस में इसका जो रेशियो होगा उसे क्या बोलेंगे मालूम है? इसको बल्क मॉडुलस बोलते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा एक बात और, यहां पर जो कांस्टेंट है, हाँ यहाँ जो हाँ ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को पता क्या बोलते हैं? एक और नाम से बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी ये भी कहते हैं। तो अगर वो लॉन्गिट्यूडनल है तो क्या हो? यंग्स मॉडुलस हो गया, अगर वो वॉल्यूमेट्रिक है तो वो बल्क मॉडुलस हो गया, और थर्ड केस में अगर वो शेयर है तो वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया। तो वो अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती है। यहाँ हम ज़्यादा डिस्कस आपको नहीं करेंगे, हम आज न्यूमेरिकल करने के मूड में है, तो हम सिर्फ अपने को फोकस करते हैं किसमें? हाँ, न्यूमेरिकल का मतलब है हम उसको फोकस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे फोकस करें। ठीक है, अब होता क्या है, हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, ये वायर है हमारे पास, इसकी इनिशियल लेंथ हम L1 मान लेते हैं। ठीक है, हम ठीक है इनिशियल है। जब हमने इस पर लोड लगाया तो लोड लगाने के बाद क्या हुआ? ये इसके अंदर जो आ गया ये डेल्टा L आ गया। ये इसकी नई लेंथ कितनी हो गई है? ये L2 हो गई। ठीक है, तो ये जो डेल्टा L है, ये डेल्टा L क्या है असल में? ये L2 माइनस L1। ठीक है, ये तो होगा। अब जो हमने स्ट्रेस लगाया था वो F लगाया था। ठीक है, नीचे सॉरी, जो हमने बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था वो F लगाया था, स्ट्रेस नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? ये इनिशियल पे आने की टेंडेंसी करेगा। जब हम बाहर से एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? अंदर से क्या होता है? एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है ना? और वो जो या वो स्ट्रेस क्या होता है? वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ये तो आई बात दिमाग में? ठीक है, तो अब होता क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा F अपॉन एरिया। ठीक है, तो कितना फोर्स डेवलप हो रहा है उसके पर यूनिट एरिया पे। तो कौन सा एरिया? कर्व्ड एरिया, ये वाला एरिया? ये टिप एरिया होता है। जो एरिया होता है ये वाला होता है, इसे बोलते हैं क्या? टिप एरिया। या एक और वर्ड इसके लिए कॉमन यूज होता है, वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल माने जो कट करके जो हमें मिलेगा ये जो एरिया, इसको दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस एरिया के अंदर जितनी आपका स्ट्रेस डेवलप हो रही है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, स्ट्रेन क्या होगा उस केस में? डेल्टा L अपॉन L। तो डेल्टा L यहाँ पे मैं L1 को L मान लेता हूँ। ठीक है, डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, ये है कि नहीं है ये? तो अब हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होगा? Y के बराबर होगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का क्या होता है? डेल्टा L अपॉन L इक्वल्स टू क्या हो गया? Y। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कहाँ? न्यूमेरिकल्स में। इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको एक न्यूमेरिकल डिक्टेट कर दूंगा। उसके बाद डिक्टेट क्या करना है?
बस ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। बिल्कुल नोट कर लीजिए इसको। क्या चाहिए बताओ? पेन चाहिए।